हमारी इस दुनिया में लाखों करोड़ों तरह के जीव हैं, है ना? कभी सोचा है कि वैज्ञानिक इन सब को समझते कैसे होंगे? मतलब इन्हें ऑर्गेनाइज कैसे करते होंगे? तो आज हम जीवन को बांटने के या कहें क्लासिफाई करने के उसी शानदार सिस्टम को जानने वाले हैं जो हमारी पृथ्वी की इस इनक्रेडिबल बायोडायवर्सिटी का एक तरह से ब्लूप्रिंट तैयार करता है। तो सवाल यही उठता है कि पृथ्वी पर इतनी सारी प्रजातियां हैं, छोटे छोटे बैक्टीरिया से लेकर इतनी बड़ी व्हेल तक। हम इन सबको एक साथ कैसे समझें? ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तो वैज्ञानिकों ने इससे निपटने के लिए क्या रास्ता निकाला? चलिए देखते हैं कि आज हम इस सफर में क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम जीवन के क्लासिफिकेशन के मूल ब्लूप्रिंट को समझेंगे। फिर हम अपनी खोज शुरू करेंगे जीवन के सबसे शुरुआती और सरल रूपों से। इसके बाद हम प्रकृति के कुछ खास स्पेशलिस्ट से मिलेंगे और आखिर में चलने फिरने वाले जीवों के किंगडम को खंगालकर पूरी तस्वीर को एक साथ जोड़ेंगे। तो शुरू करते हैं हमारे पहले खंड से, जीवन का एक खाका। यहाँ हम उस बुनियाद को समझेंगे जिस पर यह सारा क्लासिफिकेशन टिका हुआ है, और वो है रॉबर्ट विटेकर की 5 किंगडम प्रणाली। यही वो सिस्टम है जो जीवन के इस विशाल नक्शे को समझने में हमारी मदद करता है। अब आते हैं खंड 2 पर, शुरुआती बिंदु। तो चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं जीवन के सबसे सरल रूपों के साथ। पहले 2 किंगडम हमें दिखाएंगे कि जीवन की शुरुआत कैसे हुई और इसके सबसे बुनियादी रूप आखिर दिखते कैसे हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है किंगडम मोनेरा से। ये पृथ्वी पर जीवन के सबसे पहले और सबसे सरल रूप है। आप कह सकते हैं कि ये जीवन के विकास की कहानी का पहला चैप्टर है। मोनेरा को जो बात सबसे खास बनाती है वो है इनका प्रोकैरियोटिक होना। अब ये एक टेक्निकल शब्द है, लेकिन इसका मतलब बहुत सिंपल है। इन जीवों की कोशिकाओं में कोई वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं होता। उनका सारा जेनेटिक मटेरियल बस सेल में ऐसे ही तैरता रहता है। तो पहचान क्या है मोनेरा की? देखिए, सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, कोई असली न्यूक्लियस नहीं होता। ये ज्यादातर बस एक ही सेल से बने होते हैं, मतलब यूनिसेल्युलर। और एक और दिलचस्प बात, कुछ के पास एक मजबूत सेल वॉल होती है तो कुछ के पास नहीं। और खाने पीने का क्या? इसमें भी वैरायटी है। कुछ अपना खाना खुद बना लेते हैं तो कुछ दूसरों पर निर्भर रहते हैं। अगर इसके कुछ उदाहरण देखें तो बैक्टीरिया का नाम सबसे पहले आता है, जो हमें हर जगह मिल जाते हैं। और साथ ही साइनोबैक्टीरिया, जिन्हें हम ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी जानते हैं, वे भी इसी किंगडम का हिस्सा हैं। ये मोनेरा के सबसे जाने पहचाने चेहरे हैं। तो संक्षेप में कहें तो यही है मोनेरा की कहानी। वे पृथ्वी पर जीवन के सबसे पुराने और सरलतम रूप हैं, जो अरबों सालों से यहाँ मौजूद हैं। मोनेरा के बाद अब हम एवोल्यूशन की सीढ़ी पर एक बड़ा कदम ऊपर चढ़ते हैं और मिलते हैं अगले किंगडम प्रोटिस्टा से। यहाँ से जीवन और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने लगता है। और यहीं पर हमें सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक होते हैं। इसका मतलब है कि इनकी कोशिकाओं में एक ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है, एक तरह का कंट्रोल सेंटर जहां उनका सारा जेनेटिक मटेरियल सुरक्षित रहता है। मोनेरा की तुलना में ये एक बहुत बड़ी एवोल्यूशनरी छलांग थी। प्रोटिस्टा भी मोनेरा की तरह ज्यादातर एक कोशिका वाले ही जीव हैं, लेकिन इनके पास वो खास चीज है, एक न्यूक्लियस। ये चलने फिरने के लिए बालों जैसी पतली संरचनाओं, जिन्हें सीलिया या फ्लैजुला कहते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। और खाने के मामले में ये भी मोनेरा की तरह ही हैं। कुछ अपना भोजन खुद बनाते हैं और कुछ दूसरों को अपना भोजन बनाते हैं। तो चलिए इन दोनों को साइड बाय साइड रखकर देखते हैं ताकि फर्क साफ समझ आए। मोनेरा है प्रोकैरियोटिक, मतलब कोई न्यूक्लियस नहीं। और दूसरी तरफ प्रोटिस्टा हैं यूकैरियोटिक, जिनके पास एक वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है। बस यही वो फंडामेंटल डिफरेंस है जो लाइफ की सीढ़ी पर एक कदम ऊपर ले जाता है, सरल जीवों से थोड़े और एडवांस्ड सिंगल सेल वाले जीवों की तरफ। खंड 3, प्रकृति के विशेषज्ञ। अब तक हमने सिंगल सेल वाले जीवों को देखा। अब हम मल्टी सेल्यूलर जीवन की दुनिया में कदम रखते हैं और 2 ऐसे किंगडम से मिलेंगे जो प्रकृति में बहुत खास भूमिका निभाते हैं। एक हैं डीकंपोजर्स और दूसरे हैं प्रोड्यूसर्स। पहले बात करते हैं कवक यानी फंजाई की। ये यूकैरियोटिक जीव हैं, लेकिन इनकी सेल वॉल काइटिन नाम के एक पदार्थ से बनी होती है। ये ज़्यादातर मल्टी सेल्यूलर होते हैं और भोजन निगलने के बजाय अपने आसपास से पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब करके ऊर्जा पाते हैं। जब हम फंजाई के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले शायद मशरूम का ख्याल आता है, लेकिन ब्रेड बनाने वाला खमीर यानी यीस्ट वो भी इसी किंगडम का सदस्य है। तो ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी काफ़ी शामिल हैं। असल में
यही इनकी सबसे बड़ी भूमिका है। फंगी प्रकृति के रिसाइक्लर हैं। ये मरे हुए पेड़ पौधों और जानवरों को डीकंपोज करके पोषक तत्वों को वापस मिट्टी में मिला देते हैं, जिससे नए जीवन को नरिशमेंट मिलता है। प्रकृति के दूसरे स्पेशलिस्ट हैं प्लांटी, यानी हमारे पेड़ पौधे। ये भी मल्टीसेल्युलर होते हैं और इनकी कोशिकाओं के बाहर एक मजबूत दीवार होती है। लेकिन इनकी असली ताकत है क्लोरोफिल, वो हरा पदार्थ जो इन्हें सूरज की रोशनी को भोजन में बदलने की जादुई शक्ति देता है, जिसे हम प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और यही बात उन्हें हमारे ग्रह के लिए सबसे जरूरी बनाती है। पौधे ही वो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं जो भोजन और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन बनाते हैं, जिस पर बाकी लगभग सभी जीव निर्भर हैं। अब बारी है चौथे खंड की, गतिशीलों का जगत। अब हम अंतिम किंगडम एनिमेलिया पर आते हैं, जिसकी सबसे बड़ी पहचान है इसके सदस्यों का दूसरे जीवों को खाना और एक जगह से दूसरी जगह जाने की उनकी क्षमता। तो एनिमेलिया की पहचान क्या है? ये मल्टी सेल्युलर हैं, लेकिन पौधों और फंजाई के उलट इनकी कोशिकाओं में सेल वॉल नहीं होती। ये परपोषी यानी हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, जिसका मतलब है कि उन्हें खाने के लिए दूसरों को खाना पड़ता है। और हाँ, वे आमतौर पर घूम फिर सकते हैं। ये बात इनकी भूमिका को पूरी तरह से डिफाइन करती है। जानवर हमारे इकोसिस्टम के कंज्यूमर्स हैं, जो ऊर्जा के लिए पौधों या दूसरे जानवरों पर निर्भर रहकर फूड चेन को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए अब आते हैं हमारे आखिरी खंड पर, द बिग पिक्चर। अब तक जो कुछ भी हमने देखा है उसे एक साथ लाते हैं और इन सभी पांचों किंगडम का एक क्लियर ओवरव्यू लेते हैं। ये टेबल सब कुछ बहुत अच्छे से समराइज करती है। मोनेरा सबसे सरल बिना न्यूक्लियस वाले, प्रोटिस्टा न्यूक्लियस वाले एडवांस्ड सिंगल सेल्स, कवक प्रकृति के रिसाइक्लर्स, प्लांटी भोजन और ऑक्सीजन बनाने वाले, और एनिमेलिया वो कंज्यूमर्स जो घूमते हैं और खाते हैं। ये पूरा सिस्टम हमें पृथ्वी पर जीवन की इस अनबिलीवेबल डाइवर्सिटी को समझने में मदद करता है। तो ये सिस्टम जीवन को बहुत खूबसूरती से ऑर्गेनाइज करता है, लेकिन एक सवाल ज़रूर छोड़ जाता है, वायरस जैसी चीज़ें कहाँ फिट होती हैं? ये एक रिमाइंडर है कि साइंटिफिक क्लासिफिकेशन एक हमेशा इवॉल्व होने वाला फील्ड है, जिसमें सीखने के लिए हमेशा कुछ नया होता है।